हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस लेक्चर में हम कुछ हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है एंड हम यहाँ सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अगर यहाँ आके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर देंगे गारंटी है कि अभी जितने आपके बायो में मार्क्स आ रहे हैं उससे 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज हो ही जाएंगे, बिकॉज ये रिपीटेटिवली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे गए हैं एंड कुछ कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस भी है। लास्ट तक वीडियो देखना एंड मार्क्स भी कमेंट कर देना। लेट्स बिगिन। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, spliceosomes are not included in the cells of first fungi, second animals, third is bacteria and fourth is plants. 5 seconds. इसका आंसर है, रेडी? ओके, इसका आंसर है बैक्टीरिया। ओके, तो अगर आप स्प्लाइसोसोम्स की बात करते हो तो स्प्लाइसोसोम वो है विच विल रिमूव इंट्रॉन्स। ओके, एक्चुअली जब हम डीएनए से आरएनए फॉर्म करते हैं, स्पेशली एमआरएनए, स्प्लाइसेस तो हम स्प्लाइसेस करते हैं, मतलब स्प्लाइसोसोम्स को यूज़ करते हैं बिकॉज डीएनए में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों ही प्रेजेंट हैं। फाइन, बट हमें इंट्रॉन्स नहीं चाहिए। स्प्लाइसेस क्या करता है, मतलब स्प्लाइसोसोम्स क्या करता है, ये इंट्रॉन्स को निकाल देगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो स्प्लाइसोसोम्स है इट विल नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते, उन्हें निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो स्प्लाइसेस सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं बिकॉज प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, अ बेबी बॉय एज्ड 2 years इज admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? फर्स्ट है canines, सेकेंड है प्रीमोलार्स, थर्ड है मोलार्स एंड फोर्थ इज इंसीजर्स। आपका 5 सेकेंड्स हम दे रहे हैं। आंसर है प्रीमोलार्स, बिकॉज बेबीज में जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2120/2120। ठीक है, एंड ये है चाइल्ड में, एंड जब हम बात करते हैं मतलब अडल्ट की तो 2123 है डेंटल फॉर्मूला। फाइन, तो क्या होगा कि जो चिल्ड्रन है तो उनमें जो मैंने बोला 2120, तो उनमें प्री मोलार्स नहीं होते। फाइन, प्री मोलार्स आर नॉट देयर। ठीक है, एंड इनफैक्ट मोलार्स जो है उनके लास्ट 2 मोलार्स जो होते वो भी प्रेजेंट नहीं होते। लास्ट 2 प्री मोलार्स पूरे ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, मोलार्स लास्ट 2 मोलार्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question says the morphological nature of edible part of coconut is. Options are cotyledon, endosperm, pericarp, perisperm. आपका आंसर है एंडोस्पर्म। ओके, एंडोस्पर्म फॉर्म कैसे होता है, अगर आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म मीन्स न्यूक्लियस, वो डेवलप होगा। ओके, एंड वो फॉर्म करेगा PEC। ओके, एंड PEC मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्यूलर्स और सेल्स। ये आगे जाके डेवलप होगा एज एंडोस्पर्म। ठीक है, और एंडोस्पर्म में क्या है, इट हैज़ एबंडेंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि वो देगा नरिशमेंट ओव्यूल या एम्ब्रियो सेक को। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो PEN है
वो जब सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, तो वो फॉर्म करेगा फ्री न्यूक्लियाई। ओके, इस स्टेज में फ्री न्यूक्लियस्पर्म एक एंडोस्पर्म है, ठीक है। एंड अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो कोकोनट है उनमें जो वाटर है वो है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और इसे हम इन शॉर्ट बोलेंगे लिक्विड एंडोस्पर्म। एंड जिसे हम वाइट कर्नल कहते हैं, जिसे हम वाइट पार्ट जो हम मलाई खाते हैं, दैट इज अ वाइट कर्नल, वो है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके, as समझ में, सो आंसर इज एंडोस्पर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the next question is, which one of the following statement is not valid for aerosols? First, they alter rainfall and monsoon patterns. Second, they cause increased agricultural productivity. Third, they have negative impact on agricultural land. And fourth, they are harmful to human health. So, ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स, ठीक है। तो दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न्स, नॉट वैलिड मतलब जो सही नहीं है, तो आंसर इज सेकेंड, दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नहीं, गलत है, बिकॉज एरोसोल्स है वो एनवायरमेंट में हार्मफुल है, दे आर हार्मफुल एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, एंड ये नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। सो द सेकेंड आंसर इज रॉन्ग, तो आंसर इज सेकेंड, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ X pairs of ribs in humans, only Y pairs are true ribs. Select the option that correctly represents the values of X and Y and provides the explanation. So, मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम दे रही हूँ so that आप अच्छे से आंसर पिक कर पाओ। So, इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, क्यों है, true ribs are attached dorsally to ventral column and ventrally to sternum. Is that clear? मतलब एक ट्रिक हमेशा याद रखो, D to V, ठीक है, and V to S, dorsally vertebral column and ventrally to sternum, D to V and V to S, V और V दोनों कभी भी साथ में नहीं रह सब, ये जस्ट एक ट्रिक है, वरना आप चाहे तो अपनी 11th के एनसीईआरटी खोल के पेज नंबर 270 में उसका डिस्क्रिप्शन है ऑन द सेकेंड पैरा, तो उसमें लिखा है क्लियरली, तो आप उधर जाके आंसर टिक कर सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन ये है दैट द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स, first, DNA replication is occurring. Second, the DNA is condensed into a chromatin fiber. The DNA double helix is exposed. And fourth, transcription is occurring. Okay, so इसका आंसर है, सोच लिया, हो गया टिक। So इसका आंसर है सेकेंड, the DNA is condensed into a chromatin fiber. कैसे, वो देखते हैं। सी, आपके एनसीईआरटी में ही ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जो हिस्टोन है, ये जो बड़ा वाला जो गोला है, इसे हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर,
ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। तो एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से मान लो कि जो हिस्टोन है वो हिस्टोन ऑक्टामर है। एक्चुअली हिस्टोन्स दे आर ऑफ 5 टाइप्स, 5 टाइप्स। उनमें से एक है H1, फिर है H4, H2A, H2B एंड थर्ड इज H3, ठीक है। तो इनमें से जो H1 है वो ऑक्टामर फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। ये जो H1 हिस्टोन है वो जहाँ पे DNA एंड और स्टार्ट होता है वहाँ पे जाके ये अटैच्ड होता है, और जो DNA है वो रैप करता है ऑन दिस हिस्टोन, और जो हिस्टोन है जो हिस्टोन है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड जो DNA है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो DNA और हिस्टोन के ऊपर टाइटली फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आपका क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स द DNA इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर। सी बिकॉज अगर हम एलिमिनेट करें ऑप्शंस को तो DNA रेप्लिकेशन ऐसा करें, बट नहीं, अगर आपने देखा है यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग है, इट लुक्स लाइक अ बीड्स, स्ट्रिंग ऑन बीड्स और बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो माला दिख रही है यहाँ पे, तो ये ऐसे छोटे छोटे बन के ये पूरा एक क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म करा, फिर फाइनली वो क्रोमोसोम बनेगा। सो DNA रेप्लिकेशन अगर होता है तो उसे अनरैप करना पड़ता है हेलिक्स स्पेस से, हिस्टोन स्पेस से भी, ठीक है। सो फर्स्ट आंसर तो नहीं है। फिर थर्ड देखें तो DNA डबल हेलिक्स एक्सपोज नहीं, उसे तो हम कंडेंस करें, उसे तो और हम टाइटली पैक करें, तो एक्सपोज तो नहीं करें। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा करें, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी DNA को खोलना पड़ेगा, तो ये तो नहीं है, तो आंसर है सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो the next question is, which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from the carbohydrates to form ATP, ठीक है। और ऑप्शन है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। सो लेट्स मैच द आंसर। सो इसका आंसर है थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। सी क्या बोल रहा है, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, एनर्जी उनमें से निकाल के फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP, ओके। एनर्जी यहाँ पे बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सी यहाँ पे mitochondria are the sites of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called as powerhouse of the cell. ये आपका NCERT का ही पॉइंट है, ठीक है। तो इज दैट ओके? अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज फ्रॉग इज अ poikilothum. B. Frog does not have any coronary circulation. C. Heart is myogenic in nature. D. Heart is auto-excitable. So आप आंसर टिक कर लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, C एंड D, मतलब C और D करेक्ट है। सी हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक मतलब कि जो हार्ट है वो ओरिजिनेट हुआ है मसल टिश्यू से, मसल टिश्यू से, एंड ना कि नर्व इम्पल्स से, ठीक है। सो तो ये समझ में। और दूसरा ऑटो एक्साइटेबल, उसका मतलब क्या है, उसको एक्सटर्नल स्टिम्युलस की ज़रूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर? सो जब हम फ्रॉग का हार्ट निकाल देंगे, ओके, वो तब तक बीट करेगा जब तक उसके पास ATP अवेलेबल है। मैंने पहले ही बोला मायोजेनिक है तो उसे नर्व्स में से जो ATP है वो नहीं मिलेगा, उसे नर्व्स में से एनर्जी नहीं मिलती, उसे न्यूरल सिग्नल्स नहीं मिलते, उसे जो एनर्जी मिल रही है वो मसल से मिल रही है, ओके। सो जब तक ATP अवेलेबल रहेगा तब तक हार्ट बीट करेगा।
क्योंकि वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसलिए हम उसे ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। सो जो बिकॉज जो ऐसे नोड है हार्ट में, आपको पता है ऐसे नोड है, फाइन। सो जो ऐसे नोड है वो खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन, और ये काफ़ी ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस एम्स में भी पूछते हैं। सो इट वाज अ कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। MALT constitutes about 10% of lymphoid tissue in human body. Options are 20%, 70%, 10% या 50%. So the answer is 50%. ओके, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, सी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं। There is a lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts, respiratory, digestive and urogenital tracts called muscular associated lymphoid tissue, जिसे हम MALT बोल रहे हैं, constitute upon about 50% of lymphoid tissue in human body. देखो आप साथ ही साथ नोट भी करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, बिकॉज ये रिपीटेटिवली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर आप ऑल इंडिया टेस्ट भी दोगे उसमें से भी मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, यू कैन सी, आपको अगर चाहिए जब टेस्ट होगा तब देख लेना, ठीक है। तो आइए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू elongate. Options are the lagging strand towards replication fork, the leading strand away from replication fork, the lagging strand away from the replication fork, and the leading strand towards replication fork. So इसका आंसर है the lagging strand away from the replication fork. सी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अपने ही बुक में से ही मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये आपका डीएनए है, ठीक है, एंड डी आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स है। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड, ये जो कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है वो है आपका LEADING, लीडिंग स्ट्रैंड, ओके, बिकॉज ये अपने हिसाब से 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है, एंड इनफैक्ट वो 3 प्राइम से 5 प्राइम तक जो है उसके अगेंस्ट ही मूव कर रहा है। सो लीडिंग इज परफेक्ट, लीडिंग कंटिन्यूस ही होगा, लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कंटिन्यूसली फॉर्म करेगा। बट जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ये डिसकंटिन्यूस है, जो लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस है, एंड इस हर डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट को हम बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। ओके, सो अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलूं तो एक्चुअली क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, ठीक है, एंड जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं वो फॉर्म हो रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, ओके। सो जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो हमेशा अवे होगा फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ देयर आर 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333, that is 333 amino acids, and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, so how many codons will be altered? सो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड 33, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ देयर आर 999 बेसेस, मतलब बेस है जो आरएनए में वो कितने हैं 999, और वो कोड फॉर प्रोटीन विथ 333 अमाइनो एसिड्स, और हम बात करें 901 पोजीशन ऑफ बेस जो कि हमने निकाल दिया, तो बचे कितने 998 बेसेस। सो आंसर 33 कैसे आया? तो सी, अगर मैं 999 को डिवाइडेड बाई 3 करती हूँ तो उसमें बचते हैं 333 अमाइनो एसिड्स, ओके। और मैंने हम यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 901 पोजीशन में बेस को हमने डिलीट कर दिया,
सो 901 पोजीशन के पहले कितने थे? 900. इज दैट ओके? और 1 कोडॉन कंसिस्ट इज इक्वल टू 3 बेसेस. एक कोडॉन 3 बेस का कंटेन करेगा. सो 900 है, ओके, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर 300. सो 333 माइनस 300 will be your 33 left. So 33 base pair will be altered. आया समझ में? जो 901 के पोजीशन वाला जो था वो तो हमने डिलीट कर दिया. मतलब 901 पोजीशन के पहले कितने थे? तो 900 बेसेस थे. तो 900 को हमने 3 से डिवाइड किया. क्यों? बिकॉज 1 कोडॉन कंसिस्ट फॉर 3 बेसेस. तो हमें क्या मिला? 300. अब इसको माइनस कर देंगे तो हमें 33 मिलेंगे जो कि होंगे अल्टर्ड. ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Transplantation of tissues or organs fails often due to non-acceptance by the patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejections? First is cell-mediated immune response, second is hormonal immune response, third is physiological immune response, and fourth is autoimmune response. So, इसका आंसर है फर्स्ट, cell-mediated immune response. ओके, जिसे हम CMI बोलते हैं इन शॉर्ट. ओके, एंड जो T लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स, वो यही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है. आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसमें आप पाओगे यही, ग्राफ्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, टिश्यूज मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल फॉर अंडरटेकिंग any graft transplant, and even after this the patient has to take immune suppressants all his or her life. The body is able to differentiate self and non-self, and the self-mediated immune response is responsible for the graft rejection. Graft rejection मतलब वही tissue rejection. ठीक है, ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लो, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, Which one from those given below is the period from Mendel's hybridization experiments? और options है, first 1840 to 1850, 1857 to 1869, 1870 to 1877 या 1856 to 1863. So इसका आंसर है फोर्थ, 1856 to 1863. और इसका जो डेटा है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. जॉर्ज मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स इन द गार्डन पी फॉर 7 years, 1856 to 1863. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. ऐसा मत समझना डेटा बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, ईयर्स भी पूछते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ये नीट का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से एक. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Okay, so next question is, lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli, that do not collapse even after forceful expiration because of inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume or residual volume. तो इसका आंसर है रेसिडुअल वॉल्यूम. क्यों? बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है दैट रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर forcible expiration, और दिस एवरेजेस 1100 ml to 1200 ml. ये जो वॉल्यूमेट्रिक ये जो बात है वो इम्पॉर्टेंट है. टाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो याद रखिए ये बात. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Asymptote in a logistic growth curve is obtained when k is equal to n, k is greater than n, k is less than n, or the value of r approaches 0. ओके, सो इसका आंसर है फर्स्ट, व्हेन k इज इक्वल टू n. सी, एसिम्प्टोट का मीनिंग क्या है? जो वो, अगर आपने लॉजिस्टिक ग्राफ देखा होगा तो उसमें ये कर्व है. ओके, सो ये जो आपका जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोट. ठीक है, तो क्या होता है कि
सी यहाँ पे दिखा आपको, मैं इसी की बात कर रही थी। ये आपका फॉर्मूला है dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस एन अपॉन के। ओके, सो अगर k इज इक्वल टू एन है, k इज इक्वल टू एन, देन ये जो टर्म है k माइनस एन अपॉन के, ये आपका हो जाएगा 0। सो dn/dt विल बी 0। सो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन विच इज एसिम्प्टोट, ये जो आपका यहाँ पे आ गया इसे बोलेंगे एसिम्प्टोट। ठीक है, सो k इज इक्वल टू एन पे होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोकोनट फ्रूट इज अ फर्स्ट बेरी, सेकेंड इज नट, थर्ड इज कैप्सूल और फोर्थ इज ड्रूप। सो इसका आंसर है फोर्थ, ड्रूप। बिकॉज अगर आपने एनसीईआरटी, ये सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा रही हूँ और इसे हाईलाइट कर देना। सी इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो एंड कोकोनट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। देखिए मैं आपको जूम करके बताया, मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ये हाईलाइट कर लो, इम्पॉर्टेंट है, जितने स्टार्स लगाने लगा लो। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्परी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Attractants and rewards are required for first entomophily, second hydrophily, third is cleistogamy and fourth is anemophili. ये आंसर इसका नहीं है, तो उसे देख के आप ऐसा मत सोचा हाँ आंसर भी दे दिया। नो, ये आंसर इसका नहीं है। सो जो आंसर है इसका वो है एनेटोमोफिलाई। ओके, इसका मतलब है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, ये जो एंटोमोफिलाई के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा कि वो एज अ रिवॉर्ड में उनको नेक्टर मिलता है। ओके, तो रिवॉर्ड में वो नेक्टर देते हैं। फिर बात आती है कि बाकी सब क्या है। हाइड्रोफिलाई मतलब वाटर पोलिनेशन, वर्ड को पकड़ो, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो वाटर पोलिनेशन। क्लिस्टोगैमी मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो फ्लावर है वो हमेशा अपनी लाइफ टाइम बर्ड फॉर्म में मतलब क्लोज्ड ही रहता है, एंड ये होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, एंड एनिमोफिलाई इज बाय विंड पॉलिनेशन। चाहो तो लिख लो टेक्स्ट बुक में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in human cell, which of the following is expected to occur? Chromosomes will be fragmented, chromosomes will not segregate, recombination of chromosome arms will occur, chromosomes will not condense. So, इसका आंसर है सेकेंड, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, बिकॉज सी एनाफेज में माइटोसिस के टाइम सिस्टर क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट होगा, मतलब यहाँ पे, और सपोज ये जो सिस्टर है तो वो पहले जो मेटाफेज है वहाँ पे प्लेट फॉर्म करेगा, और जो एनाफेज है यहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। ये तो मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ, ये लाइन अभी नहीं होगी। ओके, सो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे कुछ इस तरह। फाइन, इज दैट क्लियर? एंड ऑपोजिट पोल्स में, बट जब एपीसी मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ही डिफेक्टिव है तो फिर क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट मतलब सेपरेट कैसे होंगे? ठीक है, तो ये वही पूछा है कि अगर एपीसी डिफेक्ट होता है ह्यूमन सेल में तो उसमें क्या होगा, तो क्या हो सकता है अगर ये डिफेक्ट हुआ। तो ये पहले तो हमें याद रखना कि ये काम क्या करता है, तो ये क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा, और यही डिफेक्टिव हुआ तो इस क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे, सिंपल। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। सो हमारा आंसर है आर्कीबैक्टीरिया। और एक्सट्रीम सलाइन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, सलाइन मतलब खारा, नमक वाला, ओके। और एक आर्कीबैक्टीरिया में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो है हेलोफाइल्स, ठीक है। वो देखते हैं, ये रहा, सी these archaebacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas. Saline मतलब salty, नमक वाला, खारा, ठीक है। so हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स वाले को बोलेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज को बोलेंगे मेथोजेंस। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, बहुत बार पूछा है। सो यहाँ पे आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। कमेंट करिए कि आपके कितने मार्क्स हुए, और इसी तरह से जैसे जैसे हम अपलोड करते जाए वीडियो, आप ऐसे ही 15 या 20 मिनट, जितना भी मिनट का वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे रोज़ या 2-3 दिन में, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, आपको और जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। एंड इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मार्क्स तो बढ़ ही रहेंगे, प्लस आपको सब कुछ हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करें, हाईलाइट भी करा रहे हैं कि जो एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करा रहे हैं जो कि ट्रिकी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करा रहे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के बट एनसीईआरटी के कंसेप्ट ही लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ इसी वीडियो में मिल रहा है, इसी चैनल पर मिल रहा है। सो वाई डोंट यू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड कोई डरना नहीं कि अगर आपके कम मार्क्स है, इट्स ओके। यहाँ से आपने कुछ सीखा, ठीक है। आपको कुछ कंसेप्ट नहीं आ रहा था, आपने यहाँ पे आके सीख लिया, सो अच्छा हुआ। एंड अगर आ रहा था तो यहाँ पे आके आपने रिवाइज कर लिया, सो दोनों का काम हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस।